हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। मेरा नाम प्रियांशु है। करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्कशन प्रोग्राम में आज हम लोगों ने लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर टॉपिक को रखा है। लॉस एंड डैमेज फंड इन्वायरमेंटल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी हाल में कंक्लूड हुए UNFCCC के 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 की बैठक दुबई UAE में कंप्लीट हुई है। तो वहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड को अप्रूव किया गया है। जो पार्टीज UNFCCC की हैं, UNF3C, उसके लगभग 200 पार्टीज हैं और 200 पक्षों ने मिलकर लॉस एंड डैमेज फंड को अप्रूव किया है। तो आइए विस्तार से इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए UPSC, स्टेट PCS और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं COP28 समिट की। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, यह यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ट्रीटी है, जिसमें कि एट प्रेजेंट 198 पार्टीज़ हैं। 198 पार्टीज़ हैं। UNFCCC क्या करता है कि यह क्लाइमेट चेंज को लेकर और इन्वायरमेंट को लेकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बेसिक लीगल फ्रेमवर्क को डिटरमाइन करता है, बेसिक प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करता है, जहां पर कि पार्टीज आपस में मिलकर क्लाइमेट चेंज को, एमिशन को रेगुलेट करने, क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज करने और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए फैसले लेती हैं। तो UNFCCC की जो समिट मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उसे कहते हैं, और UNFCCC के फैसले जो हैं उसके अंतर्गत चेंजेज अगर कोई इंट्रोड्यूस होने हैं, कोई अगर उसमें नया कदम उठाना है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में उसके ऊपर फैसले किए जाते हैं। इसकी 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की शिखर बैठक अभी हाल में ही आपको UAE के दुबई शहर में कंक्लूड हुई है। तो 12 दिसंबर को यह जो समिट मीटिंग है कंप्लीट हुई। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक COP28 समिट में यह फैसला किया गया कि लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर जो काफ़ी समय से बात चल रही थी, लगभग 30 सालों से इस चीज़ को लेकर बात चल रही है यूनाइटेड नेशंस और डिफरेंट जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजेंसीज़ हैं उनके प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये फैसला किया गया कि लॉस एंड डैमेज फंड एक इस्टेब्लिश किया जाए और उस विषय में अप्रूवल, स्वीकृति दी गई। ये देखें कि लॉस एंड डैमेज फंड और इसका क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है। हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज संबंधी जो प्रभाव हैं अब दुनिया में स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। हिस्टोरिकल एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के हिस्टोरिकल एमिशंस के कारण और वर्तमान में और तेज़ गति से हो रहे एमिशंस के कारण पर्यावरण में वाइड स्प्रेड लार्ज स्केल चेंजेज होने शुरू हो गए हैं, जो हमें वेदर इवेंट्स में, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में और क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो ड्रास्टिक चेंजेज आ रहे हैं उसके रूप में सामने दिखते हैं। कहीं अत्यधिक सूखा दिखता है, तो कहीं इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन दिखती है, कहीं हमें रिकरेंट फ्लड दिखता है। अभी भी अर्बन फ्लड्स की समस्या जो है हम लोगों ने भारत के भी कई शहरों में देखी है। तो क्लाइमेट चेंज के इस इम्पैक्ट का इक्वल प्रभाव नहीं पड़ता है अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, अक्रॉस नेशंस। इसका एक समान यूनिफॉर्म प्रभाव नहीं पड़ता है। गरीब देशों के ऊपर इसका प्रभाव, विकासशील देशों के ऊपर इसका इफेक्ट जो है वह डेवलप्ड कंट्रीज़ की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है। वहाँ पर चूँकि सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड और बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होती हैं, जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। तो वैसे वर्ग के लोगों के लिए और वैसे देशों के लिए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को बियर कर पाना, अडेप्ट कर पाना और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर पाना कठिन होता है, क्योंकि उसके लिए संसाधन चाहिए, उसके लिए वित्त चाहिए, तकनीक चाहिए, तो गरीब देशों के पास वो कम होता है। दूसरी चीज़ की हम बात करें तो जो लो लाइंग नेशंस हैं, आइलैंड नेशंस हैं, ऐसे कई सारे ऐसे टापू या द्वीप राष्ट्र हैं जो कि सी लेवल अगर थोड़ा भी इंक्रीज हो क्लाइमेट चेंज के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो वहाँ पर डायरेक्ट थ्रेट हो जाता है कोस्टल पॉपुलेशन के लिए। दूसरे भी देशों में सी लेवल राइज, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड या ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड सी लेवल राइज के कारण लो लाइंग पॉपुलेशन के डूब जाने का खतरा रहता है। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उससे
कोप करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है, विशेषकर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए। और ये सारा जो हिस्टोरिकल एमिशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलप्ड नेशंस की है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस अभी धीरे धीरे वो विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय से जो लार्जर हिस्टोरिकल एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसकी जो जिम्मेदारी है वो डेवलप्ड नेशंस की है। तो इसके लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात काफ़ी दिनों से, लगभग 30 साल से चल रही थी। लॉस एंड डैमेज फंड, जिसमें कि डेवलप्ड नेशंस अपने पास्ट एमिशन के इम्पैक्ट को कंपनसेट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो अतीत में कार्बन उत्सर्जन किए हैं और उसका प्रभाव अभी के समय जो डिस्प्रपोर्शनेटली डेवलपिंग नेशंस और पुअर नेशंस को पड़ रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाए जाने को स्वीकृति मिले है। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, लॉस एंड डैमेज मतलब जो पास्ट के एमिशंस के कारण वर्तमान में नुकसान हो रहा है और जो क्षति हो रही है उसकी पूर्ति करने के लिए एक कंपनसेटरी टाइप ऑफ फंड बनाने को स्वीकृति मिली है। और लॉस एंड डैमेज फंड वही फाइनेंशियल पैकेज है। अब देखें कि लॉस एंड डैमेज फंड को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज की तरह काम करेगा, जिसमें कि दोनों कंपोनेंट होंगे, मनी का भी कंपोनेंट होगा और टेक्नोलॉजी का भी कंपोनेंट होगा। तो लॉस एंड डैमेज फंड में इट विल बी अ कॉर्पस ऑफ बोथ मनी एंड टेक्नोलॉजी। इसमें फाइनेंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही साथ जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके द्वारा तकनीक भी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब इसकी इनिशियल फंडिंग जो है उसको लेकर भी कुछ फैसले किए गए हैं। अब अगर फंड है तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि फंड में कितना किसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो इनिशियली ये डिसाइड किया गया है कि फंड का कॉर्पस $475 मिलियन का होगा। आप ध्यान दीजिएगा, फंड का जो कॉर्पस है वो $475 मिलियन का होगा शुरू में, जिसमें कि $100 मिलियन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कंट्रीब्यूट करने के लिए कमिट किया है। $275 मिलियन यूरोपियन यूनियन ने कमिट किया है। $17.5 मिलियन, $17.5 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कमिट किया है, जो उसके हिस्टोरिकल एमिशन की तुलना में काफ़ी कम अमाउंट लगता है, केवल $17.5 मिलियन। तो वह यूनाइटेड नेशंस जैसे, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे विकसित देश को की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कम अमाउंट है। ठीक उसी तरीके से जापान ने भी केवल $10 मिलियन कमिट किया है। तो टोटल इसकी इनिशियल फंडिंग जो है वो अभी तक $475 मिलियन की सामने आई है। शुरुआत में इस फंड का जो है ऑपरेशन वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। इस फंड को वर्ल्ड बैंक के देखरेख में संचालित किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक हालांकि इसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखेगा। एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होगी लॉस एंड डैमेज फंड की, वर्ल्ड बैंक में ही स्थित होगी और वह इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट इसके पूरे फंक्शनिंग को करेगी। तो इनिशियल फंडिंग के बारे में ये बात हो गई। कौन कौन से देश इसके लिए एलिजिबल हैं? तो COP28 में जो फैसला लिया गया है लॉस एंड डैमेज फंड के लिए सभी डेवलपिंग कंट्रीज एलिजिबल हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की परिभाषा के अनुसार जो भी विकासशील देश हैं वह सभी लॉस एंड डैमेज फंड से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। और अब इसमें कंट्रीब्यूट कौन करेगा? आखिर ये फंड है तो इसमें पैसा कहाँ से आएगा? इसमें कंट्रीब्यूशन डेवलप्ड नेशन से आएगा। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, UK, इन सभी ने इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए कमिट किया है। हालांकि जो शुरुआती कमिटेड अमाउंट है वो काफ़ी कम है। तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस वो डेवलप्ड नेशन से आएंगे। इसमें कोई भी कंट्री वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब फंड इससे केवल डेवलपिंग कंट्रीज को मिलेगा। इसमें कंट्रीब्यूशन कोई भी देश वॉलंटरीली अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। कोई इसमें बाध्यता या ऑब्लिगेशन किसी भी देश के ऊपर कंट्रीब्यूशन की नहीं रखी गई है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना होगा कि LDF के अंतर्गत डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसमें से सर्टन परसेंटेज जो है, लेकिन वह जो आपको स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनके लिए और लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इन दोनों के लिए सेट असाइड करके अलग से रखे जाएंगे। यानी कि LDF के अंतर्गत सभी डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा मिलेगा, लेकिन विशेषकर कुछ परसेंटेज जो उसका होगा वो LDC के लिए, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सबसे कम जो विकसित देश हैं उनके लिए LDC एक कैटेगरी होती है, और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए, जो छोटे छोटे द्वीप राष्ट्र हैं, उनके लिए फंड जो है वो सेट असाइड करके रखा जाएगा।
ऑपरेशन की जहां अभी हम लोगों ने बात की कि वर्ल्ड बैंक के देखरेख के अंतर्गत ये ऑपरेट होगा और ओवरसाइट वर्ल्ड बैंक की रहेगी, लेकिन यह इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट के माध्यम से फंक्शन करेगा। तो ये लॉस एंड डैमेज का ये पूरा एक कंसेप्ट है अभी जो COP28 में हुआ है। अब अगर हम एम्पिरिकल टर्म्स में बात करें कि आखिर क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ा है इकोनॉमिक टर्म्स में, नॉन इकोनॉमिक टर्म्स में, चूँकि पर्यावरण और जो जलवायु परिवर्तन है उसमें अगर क्षति होती है, पर्यावरण क्षति और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल आर्थिक ही नहीं होता है, केवल इकोनॉमिक नहीं होता है, नॉन इकोनॉमिक भी होता है। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इफेक्ट जो है, इनस्टेबिलिटी जो है, वह इकोनॉमिक लॉस तो करती ही करती है, वो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ भी करती है, वो डिस्प्लेसमेंट भी करती है। तो इस तरीके से वो कल्चरल और हेरिटेज लॉस भी करती है, बायोडाइवर्सिटी का तो लॉस होता ही होता है, कम्युनिटी का भी लॉस होता है। आप देखें कि अगर कोई जगह डूब जाती है सी लेवल राइज होने से, तो वहाँ पर जो एक कम्युनिटी रह रही थी उसको कहीं दूसरे जगह जाकर डिस्प्लेस होना पड़ता है, रीसेटल करना पड़ता है। तो इस तरीके से वो कम्युनिटी का भी लॉस है। एक बात तो ये हो गई। लेकिन इकोनॉमिक लॉस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, नॉन इकोनॉमिक लॉस का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो हम ये समझें कि ये जो लॉस एंड डैमेज है वह दो तरीके का होता है, इकोनॉमिक होता है और नॉन इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। आप देखें कहीं बाढ़ अगर आती है तो कितने सड़क डूब गए, बर्बाद हो गए, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाए। आप इन सबको क्वांटिफाई कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इन सबको जोड़ा जा सकता है। लेकिन वहाँ पर किसी भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर के कारण कल्चर का क्या लॉस हुआ, आइडेंटिटी का क्या लॉस हुआ, लॉस ऑफ कम्युनिटी कैसी हुई और बायोडाइवर्सिटी का कितना नुकसान हुआ, इन सभी को इकोनॉमिक टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए UNFCCC के अंतर्गत लॉस एंड डैमेज की कोई डिफिनीशन नहीं है, क्योंकि लॉस एंड डैमेज को इकोनॉमिक टर्म्स में क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम उसी इकोनॉमिक लॉस के एक एस्टिमेशन की बात करें तो हाल में ही यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर ने एक स्टडी की है, एक अध्ययन किया है। उसकी रिपोर्ट में यह पता चला है कि अभी तक लास्ट ईयर जो है 2022 में क्लाइमेट चेंज के कारण जो लॉस एंड डैमेज पूरी दुनिया में हुआ है उसकी मॉनेटरी वैल्यू लगभग $1.5 ट्रिलियन की है, $1.5 ट्रिलियन। तो ये एक लार्ज अमाउंट है, ये एक ह्यूज अमाउंट है अगर आप पूरे विश्व की बात करें तो। और इसमें सबसे ज़्यादा, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, विकासशील और जो गरीब देश हैं उनको अपनी जीडीपी का नुकसान होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो हर गरीब और विकासशील देश को इसके कारण औसतन क्लाइमेट चेंज के कारण जो इंड्यूस्ड लॉस और डैमेज है उसके कारण औसतन लगभग 8.3% अपने सकल घरेलू उत्पाद का उन्हें इकोनॉमिक लॉस होता है। 8.3% ऑन एन एवरेज, औसतन प्रतिवर्ष 8.3% अपने जीडीपी का उन्हें इकोनॉमिक लॉस सहना पड़ता है। वल्नरेबल कंट्रीज इसमें जो हैं, वल्नरेबल कंट्रीज लगभग 55-60 ऐसे देश हैं जो एक्सट्रीमली वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स के कारण। जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जो फैक्टर्स हैं उसके कारण कई इन्वायरमेंटल हजार्ड और डिजास्टर पैदा होते हैं। तो जो लो लाइंग नेशंस हैं, कोस्टल एरियाज हैं, स्मॉल और पुअर नेशंस हैं, उनको ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, वैसे देश ज़्यादा वल्नरेबल हैं। IPCC की एक रिपोर्ट कहती है, IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, यह क्लाइमेट चेंज रिलेटेड साइंस, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिसर्च और असेसमेंट का काम करती है। तो IPCC की एक रिपोर्ट के मुताबिक चूँकि भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति भी और ज़्यादा इंटेंस होगी और बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज में और ज़्यादा बदलाव और ज़्यादा तीव्र बदलाव देखे जाएंगे और ज़्यादा तेज़ी से बदलाव देखे जाएंगे। तो आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो लॉस एंड डैमेज है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक एस्टिमेटेड लॉस एंड डैमेज है एम्पिरिकल टर्म्स में, जिसको कि हम समझ सकते हैं। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक लॉस है, नॉन इकोनॉमिक लॉस इन द टर्म्स ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, कल्चर एंड हेरिटेज,
आइडेंटिटी लॉस, अगर कोई व्यक्ति क्लाइमेट रिफ्यूजी बन जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण बाध्य हो जाता है अपने नेटिव हैबिटेट से, अपने नेटिव प्लेस से कहीं दूसरी जगह जाने के लिए, तो वहाँ पर आइडेंटिटी लॉस होता है। आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, आप उसका आर्थिक मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरीके से लॉस ऑफ कम्युनिटी की अभी हम लोगों ने बात की, लॉस ऑफ कम्युनिटी की, हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के लॉस की बात की। ये सब ऐसे लॉस हैं जो इरिवर्सिबल हैं, जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों का जो ये असेसमेंट है केवल इकोनॉमिक लॉस का असेसमेंट है। इसके अलावा जो लॉस एंड डैमेज क्लाइमेट चेंज के कारण नॉन इकोनॉमिक नेचर के होंगे वो इमेंस हैं, जिसके विषय में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब देखें कि इससे संबंधित एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं, क्योंकि क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, इनसे जुड़े हुए एथिकल केस स्टडी भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इन विषयों पर भी आपसे केस स्टडी पूछा जा सकता है। तो एथिकल इश्यूज, नैतिक मुद्दे लॉस एंड डैमेज फंड के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में क्या क्या हो सकते हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़ तो अभी जैसे हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज के इरिवर्सिबल कंसिक्वेंसेस की बात की, हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज आज के समय में एक रियलिटी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी के अंतर्गत इस सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस इंडस्ट्रियल लेवल्स की तुलना में 1.5 जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब से शुरू हुआ था उस समय की तुलना में 1.5 डिग्री सी तक रिस्ट्रिक्ट करने की बात पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी में की गई है। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण इंट्रोड्यूस होते हैं जो इरिवर्सिबल हैं। आप किसी भी एडेप्टेशन या मिटिगेशन स्ट्रेटजी से वैसे इरिवर्सिबल कंसिक्वेंसेस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो परिणाम कुछ ऐसे हैं आप उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। जैसे स्पेसीज लॉस है, अगर क्लाइमेट चेंज के कारण प्रजातियां तेज गति से लुप्त होती हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से एडेप्टेशन या मिटिगेशन के द्वारा लुप्त हो चुकी प्रजातियों को वापस नहीं लाया जा सकता है। तो ये कुछ जो इरिवर्सिबल कंसिक्वेंसेस हैं, ये इट इज़ कंप्लीटली अगेंस्ट इन्वायरमेंटल जस्टिस, ये पर्यावरणीय न्याय के ठीक विरुद्ध हैं। इरिवर्सिबल कंसिक्वेंसेस एंड लॉस टू द इन्वायरमेंट। हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय से कार्बन एमिशंस और ग्रीन हाउस एमिशंस में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब तरीके के जो गैसेस हैं ये वायुमंडल में जाकर पृथ्वी के तापमान को काफ़ी अधिक कर देते हैं। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड विशेषकर ये पृथ्वी के वायुमंडल में हजारों साल तक रहने की क्षमता रखता है। तो वैसी स्थिति में जो एक्यूमुलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो हजारों साल तक पृथ्वी को और ज़्यादा गर्म करता रहेगा। तो ये सब इरिवर्सिबल, इंड्यूरेबल कंसिक्वेंसेस हैं, लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस है कार्बन एमिशन के और ग्लोबल वार्मिंग के। ये एक एथिकल इशू इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इट इज़ कम्प्लीटली अ सेल्फिश एटीट्यूड टुवर्ड्स यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, यह मानव जाति के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के केवल एक स्वार्थपूर्ण एक्सप्लॉयटेशन को दर्शाता है कि वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आने वाली पीढ़ियों के आवश्यकताओं को लेकर, ज़रूरतों को लेकर हम लोग कंसर्न नहीं हैं। दूसरी बात, लॉस एंड डैमेज के कंटेक्स्ट में अगर हम एथिकल इशू की करें तो L&D को, लॉस एंड डैमेज को वाटर डाउन कर दिया गया है, मतलब डाइल्यूट कर दिया गया है। किस कंटेक्स्ट में? जब हम लोगों ने फाइनेंसेस की बात शुरू की थी चर्चा के शुरुआत में, तो हम लोगों ने ये देखा कि अभी तक केवल 475 मिलियन डॉलर प्लेज किए गए हैं, जबकि हम लोगों ने एक स्टडी का हवाला लेते हुए देखा कि पिछले वर्ष लगभग क्लाइमेट चेंज के कारण लॉस एंड डैमेज जो हुआ उसका आकलन 1.5 ट्रिलियन डॉलर किया गया है। तो कहाँ पर लॉस एंड डैमेज ट्रिलियन डॉलर के टर्म्स में हो रहा है और कहाँ पर जो फंड का कमिटमेंट है वह 475 मिलियन डॉलर का है शुरुआत में। तो लॉस एंड डैमेज को काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है, वाटर डाउन कर दिया गया है। इस कंटेक्स्ट में भी कि यहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म का जो एक इंटरनेशनल कंसेप्ट होता है, मल्टीलैटरलिज्म को छोड़कर उसे हटाते हुए वॉलंटियरिज्म को अडॉप्ट किया गया है। लॉस एंड डैमेज फंड में मल्टीलैटरलिज्म का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए चूंकि यहाँ पर कोई डिफिनिट अरेंजमेंट नहीं है,
फंड कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कितना करेगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मल्टीलैटरलिज्म में जो डिफरेंट पार्टीज साथ में आकर, डिफरेंट नेशंस साथ में आकर अगर किसी सहमति के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, किसी एग्रीमेंट के ऊपर अग्री करते हैं, तो उन सब का अपना अपना ऑब्लिगेशंस होता है, उनकी अपनी अपनी दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन हम देखें लॉस एंड डैमेज फंड में ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन डिटरमाइन नहीं किया गया है, कंप्लीटली वॉलंटरी है, जिसको जितना फंड देना है वो अपनी स्वेच्छा से दे सकता है। सो इट इज अ शिफ्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म टू वॉलंटियरिज्म एंड दस इट वाटर्स डाउन, यह लॉस एंड डैमेज का जो कंसेप्ट है उसको वाटर डाउन करता है और यह वॉलंटियरिज्म की तरफ ले जाता है, स्वेच्छाचार की तरफ ले जाता है, जहां पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या चीज को दर्शाता है? लैक ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड नेशंस। किसी भी प्रकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पीछे हटना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इक्विटी, जस्टिस, सॉलिडेरिटी, ये सब जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उसको वायलेट करता है। किनको? जस्टिस को। हम क्लाइमेट जस्टिस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। डेवलप्ड नेशंस को क्यों कंपनसेट करना है? क्योंकि उन्होंने मैसिव हिस्टोरिकल एमिशंस किए हैं, जिसका प्रभाव अभी के टाइम पे सीरियस क्लाइमेट चेंज के रूप में हमें दिख रहा है। तो ये जस्टिस के कंसेप्ट को वायलेट करता है, इक्विटी के कंसेप्ट को वायलेट करता है, क्योंकि सभी देश एक समान परिस्थिति में नहीं हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। इसीलिए जो ज़्यादा क्षमतावान देश हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्हें और कंट्रीब्यूट करना चाहिए, परंतु वो इससे पीछे हट रहे हैं। तो इक्विटी के भी कंसेप्ट को वायलेट करता है। साथ ही साथ ये सॉलिडेरिटी के भी कंसेप्ट को वायलेट करता है। ये सभी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं। सॉलिडेरिटी का अर्थ होता है एकजुटता, जहाँ पर किसी ऐसे इमिनेंट, ऐसे कैटास्ट्रॉफिक इंटरनेशनल कंसर्न के इशू पर एकजुटता होनी चाहिए ताकि उसका मिलकर सामना किया जा सके। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म से वॉलंटियरिज्म की तरफ बढ़ते हुए जो विकसित देश हैं वो अपने नैतिक कर्तव्यों को पीछे छोड़ रहे हैं। अब ये देखिए कि जब हम कार्बन एमिशन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, CBDR का। यह कंसेप्ट 1992 के यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, वहाँ पर इसे इंटरनेशनल लॉ में शामिल किया गया। इस प्रिंसिपल को कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये अपने टर्म से ही क्लियर है कि ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात तो करता है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, कार्बन इमिशंस, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस से रिलेटेड सभी देशों की जिम्मेदारियां हैं, पर वो डिफरेंशिएटेड हैं। वो जिम्मेदारियां एक समान नहीं हैं। वो सबकी क्षमताओं और उनका जो हिस्टोरिकल एमिशन रहा है उसको ध्यान में रखते हुए डिफरेंशिएटेड होंगी। समान जिम्मेदारी होगी कि सभी को कार्बन एमिशन कम करना है, लेकिन कितना कितना कम करना है, उस दिशा में क्या पहल करने हैं, कितना उसमें रिसोर्स पुट करना है, वो सबके लिए डिफरेंशिएटेड होगा। तो CBDR का ये जो एक इन्वायरमेंटल जस्टिस का, क्लाइमेट जस्टिस का कंसेप्ट है, ये एक क्लाइमेट जस्टिस का कंसेप्ट है, इसको भी वायलेट करता है। और पास्ट के जो डेवलप्ड नेशंस के एक्शंस हैं, वो अपने एक्शंस के लिए एडिक्वेट रिपेरेशन का अर्थ होता है एक तरीके से क्षतिपूर्ति, वह पर्याप्त क्षतिपूर्ति जो प्रभावित देश हैं उनको नहीं दे रहे हैं। तो क्या है ये डिनायल ऑफ एडिक्वेट रिपेरेशंस है। जितने पर्याप्त मात्रा में क्षतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए थी उतनी नहीं की जा रही है। सो ये डिनायल ऑफ रेपरेशंस है। आगे बढ़ें, इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें सामने आती हैं। एथिकल इशूज इस तरीके से है कि यह पीस के अगेंस्ट है और कन्फ्लिक्ट को बढ़ा सकता है। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इनस्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन संबंधी जो घटनाएं हैं वो क्षेत्रीय और वैश्विक अस्थिरता को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, इनस्टेबिलिटी को बढ़ा सकती हैं, जिससे सीधा खतरा किसको है? पीस एंड हार्मनी को, शांति एवं समन्वय को है। जब क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ जाएंगे, क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने की स्थिति में आपस में नेशंस में कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, संघर्ष बढ़ जाएगा, क्लाइमेट रिफ्यूजीज की समस्या ज़्यादा पैदा होगी, अस्थिरता आएगी, लोगों के लाइफ में डिसरप्शन आएगा और अशांति फैलेगी। तो इस तरीके से ये एक नैतिक मुद्दा बन जाता है। वर्ल्ड बैंक जो कि शुरुआती स्थिति में इस पूरे फंड को ऑपरेट और
ऑपरेट करेगा, उसकी ओवरसाइट भी अपनी रखेगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक में आप देखें कि जो वहाँ पर प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, विशेषकर क्लाइमेट फंड्स के रिगार्ड में, तो ट्रांसपेरेंसी की कमी है। वर्ल्ड बैंक की खुद की क्रेडिबिलिटी जो इन्वायरमेंटल इशूज़ को लेकर है वो उतनी विश्वसनीय नहीं रही है। तो जो छोटे विकासशील देश हैं उन्होंने वर्ल्ड बैंक के हाथ में इस फंड के ओवरसाइट को और ऑपरेशन को शुरुआत में 4 वर्षों के लिए सौंप दिए जाने का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड बैंक में चूँकि जो रिच और डेवलप्ड नेशंस हैं, अमीर और विकसित देश हैं, उनका वर्चस्व और प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए उनके हितों को कम ध्यान रखा जाएगा और अमीर देश अपने हितों को बढ़ावा देंगे। पारदर्शिता की भी बात की गई है कि इसमें कोई स्पेसिफिक नियम, कोई इसमें एक सिस्टम नहीं डेवलप किया गया है कि लॉस एंड डैमेज फंड को रिप्लेनिश कैसे किया जाएगा, फंड को कैसे सस्टेन किया जाएगा, कंट्रीब्यूशन का कोई कमिटमेंट नहीं है। तो इसलिए लैक ऑफ क्लैरिटी है, स्पष्टता का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है और ये सभी नैतिक मुद्दे हैं। उसके बाद फंड के प्रायोरिटीज़ की भी बात होती है। वर्ल्ड बैंक इसको ऑपरेट करेगा, ओवरसाइट करेगा, लेकिन फंड को कहाँ पर एक्चुअली लगाया जाएगा, मामला तो वो हो जाता है लास्ट में। इफेक्टिवनेस लॉस एंड डैमेज फंड की इस बात से निर्धारित होगी कि फंड को खर्च करने की प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। तो अब चूंकि वर्ल्ड बैंक और वहाँ पर जो विकसित देश हैं, अमीर देश हैं, उनका दबदबा ज़्यादा होगा, तो प्रायोरिटीज़ भी वो डिटरमाइन करेंगे। और चूंकि प्रायोरिटीज़ वो डिटरमाइन करेंगे तो जो सफरर्स हैं, जो कमज़ोर आर्थिक सामाजिक वर्ग के लोग हैं, उनकी प्राथमिकताएं कहीं पर पीछे ढकेली जा सकती हैं। तो इस तरीके से ये नैतिक मुद्दा बनता है कि उनके सफरिंग्स बढ़ सकते हैं, उनके जो कष्ट हैं वो बढ़ सकते हैं। लोगों को, कम्युनिटीज़ को फिर अपने अपने स्तर पर ही प्रयास करना पड़ेगा, जिसके लिए उनके पास संसाधन और तकनीक की काफ़ी कमी है। तो हालांकि लॉस एंड डैमेज फंड के रूप में एक प्रयास किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो हिस्टोरिकल एमिशंस हैं डेवलप्ड नेशंस के, उसको कंपनसेट करने की। ये हैरानी की बात है कि यूएस, ईयू, यूके, इन जैसे अगर आप नेशंस को आप मिला दें तो लगभग टोटल ग्लोबल एमिशन का 50% केवल यही सब मिलके कर लेते हैं, यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन मिलके। अगर आप इसमें जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों को मिला दें तो पूरे विश्व का लगभग 2/3 कार्बन एमिशन जो रिच एंड डेवलप्ड नेशंस हैं उन्हीं के द्वारा हो जाता है। भारत से अगर तुलना करें तो भारत का जो ग्लोबल कार्बन एमिशन है उसमें भारत की हिस्सेदारी केवल 4% है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन पिछले 15 वर्षों से लार्जेस्ट कार्बन एमिटर रहा है पूरी दुनिया में, और इसका वर्तमान में जो ग्लोबल कार्बन एमिशन है उसमें इसका शेयर 30% का है। लेकिन इसके बावजूद जो लार्जर शेयर है वो किसका है, तो वो आपको डेवलप्ड एंड रिच नेशंस का है। वैसी परिस्थिति में ये और ज़्यादा एक्शन और एफर्ट की डिमांड करता है, और ज़्यादा कमिटमेंट की डिमांड करता है। लॉस एंड डैमेज फंड का अप्रूव किया जाना एक पॉजिटिव और वेलकम स्टेप है, लेकिन इस दिशा में और अधिक कमिटमेंट की आवश्यकता है, और अधिक फंड की आवश्यकता है, और अधिक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्वायर करने की आवश्यकता है, विशेषकर विकसित देशों के संदर्भ में। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।